स्वागत है और मेरे साथ चलिए। मेरे पास नया सैमसंग गैलेक्सी S25 है और मैं इसका अनबॉक्सिंग और डिवाइस तथा इसकी स्पेसिफिकेशंस पर एक त्वरित नज़र डालूंगा। तो इस साल हमें हर साल की तरह कल के फ़ोन का एक नया संस्करण मिल रहा है। कल की कीमतें, चलो इसे हटा देते हैं। और यहाँ स्पष्ट रूप से नया सैमसंग है, थोड़ा पर घड़ी के साथ कैमरा के छल्ले ताकि ये अलग दिखे पिछले मॉडल से थोड़ा अधिक, क्योंकि इसके अलावा ये पिछले वाले के समान ही दिखता है। अब इसे हटा दो। मुझे नहीं लगता कि मुझे बॉक्स के अंदर जाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हम सभी इस बिंदु पर जानते हैं, सैमसंग आपको कीमत के लिए केवल केबल और कागजी कार्य के अलावा बिल्कुल कुछ नहीं देगा। तो स्पष्ट रूप से फ़ोन, तो मैं इसे बस इतना ही रखूँगा। और मैं एक चीज़ पर ध्यान देना चाहता हूँ, ये हाथ में एक आईफोन जैसा लगता है, जो मुझे लगता है कि ये इस तथ्य को जोड़ता है कि उन्होंने UI को थोड़ा बदल दिया है ताकि ये एक आईफोन की तरह अधिक लगे। लेकिन इसका निर्माण, जिस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है, ये ऐसा लगता है किसी कारण से ये हाथ में एक आईफोन जैसा लगता है। गोल किनारे, ये पिछले वाले से अधिक महसूस होता है। पिछले मॉडल से ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो भी उन्होंने बदला है वह बस थोड़ा बहुत करीब हो जाता है। दूसरी तरफ मैं कहूँगा, खैर, तो क्या हम यहाँ एक तेज़ $8,000 के लिए पहुँचते हैं? मुझे लगता है कि यही इसकी कीमत है। क्या बकवास है? तुम पहले से ही गर्म हो रहे हो। तुमने सचमुच अभी अभी चालू किया है। तुम सचमुच बूट करने से क्यों गर्म हो रहे हो? तो ये स्पष्ट रूप से $799 अमेरिकी डॉलर होने वाला है। डॉलर। अब मैं वास्तव में इसे दोबारा चेक करना चाहता हूँ। S25 कीमत, चलो सैमसंग पर देखते हैं। मेरे साथ रहो जबकि मैं बस दोबारा चेक कर रहा हूँ अगर यह जानकारी सही है। तुम मुझे कौन सा फ़ोन बेचने की कोशिश कर रहे हो सैमसंग? जब बात आती है तो तुम्हारी साइट इतनी बेकार क्यों है? मॉडल कहाँ है? सच में मॉडल कहाँ है? तो मैं मानता हूँ कि ये 25 है। तो हाँ, कीमत टैक्स के साथ लगभग $1,000 लगती है, जो पोलैंड में 299 PLN के बराबर है। 99 PLN, जो मूल रूप से 1 से 4 का रूपांतरण है। तो यह लगभग $1,000 है। खैर, तो ये सब बातों के बाद चलो विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। और यहाँ हमें मूलतः, जैसा कि मैंने बताया, कल का फ़ोन कल की कीमत पर मिलेगा, $1,000। और चलो डिस्प्ले से शुरू करते हैं, क्योंकि ये शायद एक ऐसा अपग्रेड होगा जो वास्तव में दिखाई देगा। एक उन्नयन जो वास्तव में हो सकता है दिखाई देगा। तो नया डिस्प्ले यहाँ अधिक जीवंत होगा, बस बेहतर दिखेगा। ये एक LTPO डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले होगा, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10+ और 2600 निट्स की चमक होगी। निट्स। यह स्पष्ट रूप से 99.8% स्क्रीन टू बॉडी अनुपात के साथ 416 पिक्सल प्रति इंच का दावा करता है। हालांकि GSM एरेना आमतौर पर या हमेशा प्रतिशत के मामले में सही नहीं होता है और मेरे पास इसे स्वयं गणना करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ के बेजल को कम किया गया है, इसलिए हमारे पास पहले से अधिक स्क्रीन है और जाहिर है कि इससे डिवाइस थोड़ा अधिक आधुनिक दिखेगा। ये भी कोने में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से ढका हुआ है। हालांकि जेरी रिज एवरीथिंग के वीडियो से ये स्पष्ट रूप से पहले से ही एक डाउनग्रेड है। तो पिछले वाले में S लाइनअप, स्पष्ट रूप से इसमें एक अलग ग्लास था। इस ग्लास की पिछली पीढ़ी जो इस वाले से अधिक कठोर थी, तो ये एक उच्च स्तर पर खरोंच करेगा। अगर आपने कभी जेरी रिज एवरीथिंग को देखा है तो वह स्थिरता परीक्षणों में काफ़ी शानदार काम करता है। तो पिछले वाले स्पष्ट रूप से इनकी तुलना में खरोंच प्रतिरोध के मामले में बेहतर स्थिरता रखते थे। तो खैर, बस इतना ही, और शायद यही इस फ़ोन का सबसे अच्छा हिस्सा होगा। अब हम उन चीज़ों की ओर बढ़ सकते हैं जो निराशाजनक हैं, जैसे बैटरी का आकार। हम एक देख रहे हैं 4000 mAh बैटरी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह एक छोटा फ़ोन है जिसमें 6.2 इंच का डिस्प्ले है और 1080p रिजोल्यूशन है।
और यह भी अपेक्षाकृत पतला है। तो ये देखते हुए कि वे इन डिवाइसों का एक पतला संस्करण बना रहे हैं, वे इसे और कितना पतला बना सकते हैं। ये पहले से ही थोड़ा पतला है, इससे अधिक, जितना ज़रूरत है उससे अधिक मैं यहाँ एक बड़ी बैटरी रखना पसंद करूँगा बजाय एक बहुत पतले डिवाइस के। तो 4000, और इसका कारण ये है कि ये केवल 4000 है और मैं केवल कह रहा हूँ, हम पहले से ही 2025 में हैं। इसका कारण ये है कि आजकल हमारे पास सिलिकॉन आधारित बैटरी आई हैं। इस फ़ोन में शायद 5000 मह बैटरी होनी चाहिए इसके आकार को देखते हुए। अरे मेरा फ़ोन हालांकि थोड़ा बड़ा है, इसमें 6.3 हजार मिली एम्पियर की बैटरी है और इसका कारण यह है कि यह नए प्रकार का उपयोग कर रहा है। सैमसंग अपने प्रीमियम कीमत ये तय किया कि आपको वहां से सबसे अच्छी चीज़ नहीं दी जाएगी, जो कि बैटरी के मामले में बड़ी अलग प्रकार की बैटरी होगी। और मैं समझता हूं कि वे शायद बहुत डरे हुए हैं कि उनकी बैटरियां फिर से फटने लगेंगी। लेकिन भगवान के लिए, अगर आप 2025 में अपनी बैटरी को फटने से नहीं रोक सकते तो शायद आपको बाजार की सबसे बड़ी कंपनी नहीं होना चाहिए किसी कारण से। और इसके अलावा जब बात बैटरी की आती है तो ये और भी अजीब हो जाता है, क्योंकि ये केवल 4000 मिली एम्पियर है और ये केबल के माध्यम से केवल 25 वॉट की बेकार चार्जिंग करता है। अब ये 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का समर्थन करता है, लेकिन एक दृष्टिकोण के रूप में इसकी कीमत मुझे लगभग आधी पड़ी। लगभग समान स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है और ये 80 वॉट की चार्जिंग का समर्थन करता है और बॉक्स में एक चार्जर के साथ आता है। तो यह सैमसंग की तरफ से उपयोगकर्ताओं के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट अपमान है। और चिंता मत करो, चार्जिंग स्पीड पीढ़ियों के बीच ज़्यादा बेहतर नहीं होती। तो इस तरह के सबसे महंगे 300 डिवाइस में केवल 45 वॉट पर चार्ज होता है, जो कि हास्यास्पद है। खैर चलो आंतरिक हिस्सों की ओर बढ़ते हैं। और आंतरिक रूप से मैं कहूँगा कि ये वही चीज़ है जिसकी आप उम्मीद करेंगे, जो कि नया प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 एलीट, जो बाजार में सबसे अच्छा है। मैं इससे कुछ नहीं छीनने वाला। हमारे पास 12 गीगाबाइट रैम है और हमारे पास बेस एंट्री पर 128 गीगाबाइट स्टोरेज है और उच्चतम मॉडल के साथ 512 गीगाबाइट स्टोरेज तक जाता है। सभी उनमें से सिर्फ 12 गीगा के साथ, बस सभी उनमें से सभी में 12 गीगाबाइट रैम है और यह UFS 4.0 स्टोरेज प्रकार है। यहाँ कोई एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी नहीं है, इसलिए आप नीचे एक SD कार्ड नहीं डाल सकते। और हाँ, यही सब कुछ है। अब आखिरी चीज कैमरे होंगे, जो लगभग हर इस डिवाइस का मॉडल साल दर साल है और उन्होंने इसे सुधारने की कोशिश की है। तो यहाँ हमारे पास 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर है, 24 मिलीमीटर का वाइड लेंस, फिर 10 मेगापिक्सल का f2.4 67 2.4 67 61 मिलीमीटर टेलीफोटो 12 मेगापिक्सल f2.2 अपर्चर, 13 मिलीमीटर 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड लेंस। और इन कैमरों के साथ आप 30 फ्रेम पर 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 4K पर आपको 60 फ्रेम मिलते हैं। साथ ही 1080p पर आपको ये सभी मिलते हैं। इसके अलावा 240 फ्रेम प्रति सेकंड का स्लो मोशन भी 10 बिट HDR के साथ HDR10+ और जायरोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। अब सामने हमारे पास एक होल पंच कैमरा है जिसमें 12 मेगापिक्सल का f2.2 है, 26 मिमी का वाइड लेंस है और यह 4K 60 और 1080p करता है। मैं मानता हूं कि 60 होगा, लेकिन यह केवल GSM अरीना पर 30 के रूप में सूचीबद्ध है। तो यहाँ हम हैं। तो यही है जो हमें नए ब्रांड के साथ बॉक्स में मिलता है S25 के लिए, बुनियादी रूप से $1000। ये सच में आप पुराने वाले के साथ भी जा सकते हैं। इस डिवाइस का मुख्य फोकस है अधिक AI और मैं इसे वस्तुनिष्ठ रूप से देखने की कोशिश करना चाहता हूं, क्योंकि यह डिवाइस AI की ओर केंद्रित है या खुद को AI के रूप में बेचता है। अगर आप AI का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहे हैं तो इस डिवाइस को लेने का कोई कारण नहीं है। अगर आप पुराने S24 को बहुत सस्ते में ले सकते हैं और बस बेकार AI से बच सकते हैं, सॉफ्टवेयर के मामले में आपको इस पर अपडेट मिल जाएगा। और इसके अलावा जो AI हमारे पास यहाँ है, ये कम से कम 2025 के पूरे वर्ष के लिए मुफ्त रहने वाला है। लेकिन 2026 में यह स्पष्ट रूप से एक सब्सक्रिप्शन आधारित फीचर होने वाला है। अब मैं मानता हूं कि यह सब नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इस डिवाइस को खरीद रहे हैं तो हमें अभी भी यह नहीं पता है कि साल के अंत में कीमत क्या होगी, जब इस डिवाइस पर आपकी AI कार्यक्षमताएं बंद हो जाएंगी और आपको सब्सक्रिप्शन के लिए भुगतान करना शुरू करना होगा। और कौन से ऐसे होंगे जो सब्सक्रिप्शन से अलग होंगे
और कौन से वास्तव में आपके फ़ोन पर बिना इसके किए जा सकते हैं। आपको यहाँ एक ऐसे फ़ोन के बारे में बहुत कुछ अज्ञात मिलेगा जिसे बेचा जा रहा है। AI से जुड़ी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि यह बहुत ही संदेहास्पद है कि आप एक ऐसा फ़ोन खरीद रहे हैं जिसकी फ़ीचर सेट आपको बाद में खोनी पड़ेगी और फिर आपको भुगतान करना होगा, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि बाद में आपको कितना भुगतान करना होगा। इसके अलावा इस डिवाइस में मुझे लगता है 7 साल का अपग्रेड चक्र, तो यह मूल रूप से आपको 7 साल में जो भी एंड्रॉयड उपलब्ध होगा वह मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब आप इस डिवाइस के लिए कम से कम $1000 चुका रहे हैं, ईमानदारी से कहूँ तो इसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि आप उस समय के दौरान 2 अलग अलग फ़ोन खरीद सकते हैं और फिर भी लगभग वही कीमत चुका सकते हैं और अगले 3 वर्षों में बेहतर फ़ोन भी पा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यह Nubia Z70 Ultra है। इसकी कीमत मुझे लगभग 600, मुझे लगता है कि ये इतनी ही थी, लगभग इतनी ही। इसका 3 साल का अपग्रेड चक्र होगा। ये नवीनतम प्रोसेसर और सभी अन्य चीज़ों के साथ भी आता है। ये सैमसंग की तरह सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये फिर भी शानदार तरीके से काम करता है मेरे द्वारा पिछले महीने इसका उपयोग करने के अनुभव से। और इसकी कीमत मुझे इस डिवाइस की कीमत का आधा थोड़ा सा अधिक पड़ी। अब ये सबसे सस्ता है। इसका 3 साल का जीवन चक्र है और 2 साल बाद मैं बस एक और ले सकता हूँ। नया वाला, नवीनतम प्रोसेसर और जो भी तकनीक होगी वह उस समय वापस आ जाएगी। मुझे 2 डिवाइस रखने से डिवाइस का बेहतर मूल्य मिलेगा, बजाय इसके कि मैं अधिक भुगतान करूं और यह 7 साल तक चले। इस पर अधिक भुगतान करके और इसका 7 साल का जीवन चक्र, अगर आप वास्तव में इसका हिसाब लगाते हैं तो यह उतना मूल्यवान नहीं है। और जब आप ये सोचते हैं कि ऐसे डिवाइस भी हैं जो $300 में मिलते हैं, तो ये और भी बुरा हो जाता है। उस समय आप वास्तव में एक डिवाइस के लिए पूरी तरह से अधिक भुगतान कर रहे हैं, जो मैं सहमत हूँ। यह वास्तव में आपको इतना मूल्य नहीं देता। तो खैर, यह सब कहने के बाद उम्मीद है कि आपको यह बड़बड़ाना मददगार लगा, और अगर आपने किया तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।